कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। द ज्वेल ऑफ सेक्शन ई का सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। न्यू ईयर ईव की वही रात जब जे और कीफर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और गलती से एक किस भी हो गई थी। अब न्यू ईयर की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज नए सेमेस्टर का पहला दिन है, लेकिन जे का दिमाग अब भी उस किस से बाहर नहीं आ पा रहा। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कीफर के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और अपना पूरा ध्यान यूरी पर लगाना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही यूरी से सगाई कर चुकी है। उनका रिश्ता दोनों परिवारों को मंजूर है और सच कहें तो यूरी जैसे बहुत प्यार करता है। वो उसका पूरा ध्यान रखता है, उसकी चिंता करता है और उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। जे सोचती है कि सिर्फ 1 साल में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। सेक्शन ई के वो लड़के जो कभी उससे नफरत करते थे, आज उसकी छोटी सी फैमिली बन चुके हैं। कोई उसे छोटे भाई जैसा लगता है, कोई बड़े भाई जैसा। कुछ अच्छे दोस्त हैं और कुछ तो उसके सबसे करीबी दोस्त बन चुके हैं। और इसी क्लास में पहली बार उसने सच्चा प्यार महसूस किया और अब यहीं उससे उसका होने वाला पति भी मिल गया। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई जे को अचानक उसकी आंटी बुलाती हैं और बताती हैं कि यूरी उसे स्कूल के लिए लेने आ गया है। जे तैयार होकर बाहर जाती है, लेकिन उसका भाई नहीं चाहता कि वो यूरी के साथ जाए। फिर भी जे और यूरी उसकी बात नहीं सुनते और दोनों साथ साथ स्कूल निकल जाते हैं। स्कूल के अंदर जाने से पहले जे सोचती है कि उसे यूरी को न्यू ईयर वाली रात और कीफर के साथ हुई किस के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यूरी कीफर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। उसके लिए बस एक ही बात मायने रखती है, वो जे को कभी नहीं छोड़ेगा। वो इंतजार करेगा उनकी शादी तक, उस दिन तक जब जे उसे उतना ही प्यार करने लगे जितना वो उसे करता है। यूरी जे से ये भी कहता है कि वो अपनी सगाई की बात क्लास में किसी को ना बताए, वरना सबको कीफर के लिए बुरा लगेगा और क्लास में झगड़े भी हो सकते हैं। जे उसकी बात मान लेती है। वो अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर उसे अपनी चेन में डालती है और शर्ट के अंदर छुपा लेती है। यूरी हल्के से मुस्कुराता है और जे के सिर पर किस करता है। जे अकेले क्लास की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक कीफर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसे धक्का दे देती है। कीफर उसकी आंखों में देखकर कहता है कि चाहे वो किसी और से सगाई कर ले, लेकिन वो उसी की है, उस पर सिर्फ उसी का हक है। जे के पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं होते और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाए, दोनों फिर से किस कर लेते हैं। लेकिन तभी उसे यूरी की वो बात याद आती है कि वो उसका शादी तक इंतजार करेगा। ये बात जे को अंदर तक हिला देती है। वो कीफर के होठ जोर से काटती है, उसे लात मारती है और दौड़ते हुए क्लास में चली जाती है। कीफर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसके होठ से खून भी निकल रहा होता है। उधर जे क्लास में पहुंचकर सेक्शन ई के बच्चों से उनकी छुट्टियों के बारे में बातें करने लगती है। कुछ देर बाद कीफर भी क्लास में आता है और उसके होठ पर लगा खून सबकी नजर में आ जाता है। लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यहां तक कि जे भी हंसने लगती है। तभी टीचर आ जाते हैं, सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और किस्मत से जे की सीट यूरी और कीफर के ठीक बीच में होती है। टीचर आने वाले पोस्ट फाइनल एग्जाम्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर ये एग्जाम पास नहीं हुए तो फाइनल एग्जाम देने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। जे घबरा जाती है, लेकिन यूरी उसे समझाता है कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। ये सुनकर जे को अच्छा लगता है, लेकिन जे और यूरी को साथ बात करते देख केफर जेलस हो जाता है। लंच टाइम में केफर सीधा जाकर जे के पास बैठ जाता है। जे उठकर जाना चाहती है, लेकिन केफर उसे रोक लेता है और धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं बैठी तो वो न्यू ईयर वाली किस के बारे में सबको बता देगा। मजबूर होकर जे वहीं बैठ जाती है। ये देखकर यूरी आकर जे की दूसरी तरफ बैठ जाता है, लेकिन पूरे समय केफर जे के कान में बार बार फुसफुसाता रहता है, योर माइंड, योर माइंड। आखिरकार जे का सब्र टूट जाता है। वो अपना खाना उठाती है, सबको कहती है कि कोई उसके पीछे ना आए और वहां से चली जाती है। यूरी समझ जाता है कि जरूर केफर ने कुछ कहा होगा, खासकर जब वो केफर को खुद से मुस्कुराते हुए देखता है, लेकिन वो उससे भिड़ता नहीं, आज नहीं। जे शांति से खाने के लिए टेरेस पर चली जाती है और सियान को कॉल करती है जो आज क्लास नहीं आया था। वहीं उसे एड्री मिलता है जो अकेला बैठा अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान होता है। उसे दूसरे सेक्शन की एक लड़की फ्रेया पसंद है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जे उससे मजाक में कहती है कि वो तो किस्मत वाला है, कम से कम वो 2 लोगों के बीच फंसा नहीं है जैसे वो खुद है। स्कूल के बाद जब जे घर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां पहले से ही सियान मौजूद होता है जो उसकी आंटी के साथ आराम से बातें कर रहा होता है। जे बेहद गुस्से में होती है क्योंकि उसने पूरे दिन सियान को बार बार कॉल किया था, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब सियान आता है तो वो उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया था और उसके भाई ने उसे उसके ही कमरे में बंद कर दिया था,
इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया। किसी तरह वो वहां से भाग निकला और सीधे जे के घर चला आया। सियान ये भी बताता है कि वो कुछ दिनों तक जे के साथ ही रहेगा। एंजेलो ने उसे इसकी इजाजत दे दी है। ये सुनते ही जे का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सियान को अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है। लेकिन सियान को जे को परेशान करने में मजा आता था। हर सुबह वो जोर जोर से गाना गाकर उसे जगाता, कीफर को बताता कि जे कैसे सोई थी और दिन भर उसका मजाक उड़ाता रहता। हर सुबह एक और अजीब बात होती, कीफर और यूरी दोनों एक ही समय पर जे को मैसेज करते। लेकिन सच ये था कि जिस मैसेज से जे सबसे ज्यादा खुश होती थी वो हमेशा कीफर का होता था। इधर जे के कजिन एरिस ने सियान से कह दिया था कि जे सेक्शन ई छोड़ने वाली है, जबकि जे पहले ही एरिस को मना कर चुकी थी कि वो ऐसी अफवाहें न फैलाए। लेकिन सियान और बाकी लड़कों को ये बात नहीं पता थी। और जैसे ही सियान ने कीफर और बाकी सेक्शन ई के लड़कों को बताया कि जे शायद क्लास छोड़ने वाली है, सब घबरा गए। कीफर इतना गुस्से में आ गया कि वो एरिस को मारने दौड़ पड़ा। जे उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो हिल भी नहीं पाई, क्योंकि सेक्शन ई के लड़के सच में उसके पैरों से लिपट गए थे और उससे भीख मांग रहे थे कि वो उनकी क्लास न छोड़े। तभी यूरी समय पर वहां पहुंच जाता है। जे उसे जल्दी से सब कुछ समझाती है और फिर सब लोग कीफर को रोकने दौड़ते हैं। लेकिन तब तक कीफर और एरिस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। यूरी किसी तरह एरिस को खींचकर अलग करता है। काफी मारपीट हो चुकी होती है। वहीं सबके सामने कीफर जे पर चिल्लाता है और उससे उसका फैसला पूछता है। जे, जिसने ये बात पहले एरिस से कही थी, अब सबके सामने साफ साफ कह देती है। वो कहती है कि भले ही एरिस उसे उनके पिता का नंबर ना दे, भले ही वो उसे उनसे मिलने ना दे, फिर भी वो सेक्शन ई नहीं छोड़ेगी। वो अपने पिता को खुद ढूंढेगी। ये सुनते ही सेक्शन ई के सारे लड़के खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन इस पूरे हंगामे में एड्रिस की इमेज फ्रेया की नज़रों में और भी खराब हो जाती है। अब फ्रेया उसे एक झगड़ालू और हिंसक लड़का समझने लगती है जो हमेशा लड़ाइयों में फंसा रहता है। बाद में जे और कीफर टेरेस पर अकेले मिलते हैं। जे उसके जख्मों पर बर्फ लगाती है। उसी दौरान कीफर अपने दिल की बात कह देता है। वो कबूल करता है कि वो सिर्फ जे से प्यार करता है। ये सुनते ही जे को न्यू ईयर वाली रात और उसके बाद आने वाले अजीब से सपने याद आ जाते हैं। सपने जिनमें वो देखती है कि यूरी उसे और कीफर को किस करते हुए देख रहा है और कह रहा है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, वो उसके प्यार के लिए लड़ता रहेगा। जे डर के मारे नींद से जाग जाती है। तब तक सियान स्कूल जा चुका होता है। जे देर कर चुकी होती है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलती है। रास्ते में उसे रोरी मिलता है। वो घबराया हुआ होता है और जे से कीफर को कॉल करने की गुहार लगाता है, क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि जे कीफर का नंबर डायल कर पाती, राम और उसके दोस्त उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि राम चाकू से रोरी पर हमला कर देता है। इधर स्कूल में सब परेशान होते हैं क्योंकि जे और रोरी अब तक नहीं पहुंचे होते, खासकर यूरी और कीफर। तभी एड्रेस अपने फोन में जे की लोकेशन दिखाता है। लोकेशन किसी अस्पताल की होती है। सब तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें जे नहीं बल्कि रोरी गंभीर हालत में मिलता है। रोरी उन्हें सब कुछ बता देता है, कैसे खून देखकर जे घबरा गई थी और अगर डेविड समय पर नहीं आता तो वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते। ये सुनकर कीफर डेविड पर भड़क जाता है और उसे हीरो बनने का नाटक बंद करने को कहता है। वो बोलता है कि अगली बार बस उसे कॉल कर देना। इसके बाद वो जे को ढूंढने अस्पताल के अंदर चला जाता है। उधर डेविड को चुपके से किसी से फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। वो किसी को जे की हर अपडेट दे रहा होता है। अस्पताल के कोने में कीफर आखिरकार जे को ढूंढ लेता है। जे अकेली बैठी होती है, अपनी खून से सनी शर्ट को घुरते हुए जोर जोर से रो रही होती है। कीफर तुरंत उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसे संभालता है। जे के लिए बस कीफर का पास होना ही काफी होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी परेशानियां पल भर में गायब हो गई हों। कीफर उसे गोद में उठाकर घर ले जाने लगता है, लेकिन तभी उनका सामना यूरी से हो जाता है। दोनों को इतने पास देखकर यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो जे की तरफ देखकर फिर से कहता है कि वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता, उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। ये सुनते ही कीफर आगे बढ़ता है और यूरी को खुली चुनौती दे देता है, और यहीं से जे के लिए यूरी और कीफर के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सेक्शन ई के सारे लड़कों के साथ जो जे को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि अगर दोबारा कोई उस पर हमला करे तो वो खुद को बचा सके। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान यूरी और कीफर के बीच एक खामोश मुकाबला भी चल रहा होता है। दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि जे को बेहतर सेल्फ डिफेंस कौन सिखा सकता है। यूरी और कीफर दोनों को ट्रेनिंग देते हुए देखकर जे के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद वो अकेले ही अपनी बेहतर रक्षा कर सकती है, बजाय इन दोनों से खुद सीखने के। ट्रेनिंग के दौरान एक पल ऐसा आता है जब कीफर अपनी कंघी जे के हाथ में थमाता है और कहता है कि इसे चाकू की तरह इस्तेमाल करके उस पर हमला करे। कीफर के मुताबिक दुश्मन की कमजोरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले वार करना चाहिए और सीधे हमला करना चाहिए। सारे लड़के जे के लिए चेयर करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जे कीफर पर हमला करती है, कीफर अचानक उसे पीछे से पकड़ लेता है।
एकदम फिल्मी और रोमांटिक अंदाज में। ये देखकर बाकी लड़के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन यूरी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठता है। उसे बेहद जलन और गुस्सा आता है। जे तुरंत खुद को कीफर की पकड़ से छुड़ाती है, उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठा देती है और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे मोड़ देती है। जे की सेल्फ डिफेंस स्किल्स देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लड़के जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन तभी जे की नजर यूरी पर पड़ती है। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर जे समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जे के मन में सवाल उठता है, आखिर किसकी ट्रेनिंग बेहतर है, कीफर की या यूरी की? कुछ देर बाद यूरी खुद जे को मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। जे को खुद पर गुस्सा आता है कि वो पहले ही यूरी के गुस्से को समझ क्यों नहीं पाई और कैसे वो फिर से कीफर के इतना करीब चली गई। जे को खोया हुआ देखकर सियान उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। जे कहती है कि सबकी बेकार सेल्फ डिफेंस तकनीकें देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी स्किल्स उनसे कहीं बेहतर हैं। सियान उसे समझाता है कि फिर भी सही ट्रेनिंग जरूरी है, वरना दुश्मन पर हमला करते वक्त वो खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। बातों बातों में जे जियान से एला के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती है कि उनके बीच क्या हुआ और उन्होंने बात करना क्यों बंद कर दिया। जियान बताता है कि एला ने उसे एक बात पर गलत समझ लिया था। एक बार जब किसी क्लासमेट ने उस पर हाथ उठाया तब एला ने उसका साथ नहीं दिया, और जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया तब भी एला ने उसे चोर मान लिया। ये घटना तब हुई थी जब एल्डा और उसके बॉयफ्रेंड ने जियान पर उसके बैग से पैसे चुराने का आरोप लगाया था। जियान के मुताबिक उस समय एला ने उनका साथ दिया था। ये सब कीफर को भी पता चल गया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो एला से प्यार करता था, उसने उससे कभी सवाल नहीं किया। ये सब सुनकर जे को बहुत चोट पहुंचती है। उस समय कीफर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अब भी एला से प्यार करता है? बाद में क्लास में जे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मजाक मस्ती में बहस कर रही होती है। तभी अचानक कीफर क्लास में आता है, सबको चुप कराता है, जे का हाथ पकड़ता है और पूरी क्लास के सामने उसे किस कर लेता है। पूरी क्लास तालियां और सीटियां बजाने लगती है। ये सब देखकर यूरी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जे समझ जाती है कि यूरी कितना नाराज है, इसलिए वो कागज पर उसे मैसेज लिखकर शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन क्लास में ऐसा करते देखकर टीचर नाराज हो जाते हैं और जे को बाहर निकाल देते हैं। जे स्टोर रूम में जाकर अकेली बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद यूरी वहां आता है। वो जे से कहता है कि उसे किसी और लड़के के साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। आखिर वो उसकी मंगेतर है। जे ने खुद सगाई के लिए हाँ कहा था, तो फिर वो बार बार कीफर के करीब जाकर उसका दिल क्यों दुखाती है? यूरी कहता है कि वो जे से बहुत प्यार करता है और अगर किसी दिन उसकी जलन काबू से बाहर हो गई तो वो उसे पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। यूरी की ये बातें जे को डरा देती हैं। फिर भी उसे शांत करने के लिए जे उसे गले लगा लेती है। यूरी उसके गाल पर किस करता है और वहां से चला जाता है। जब जे वापस क्लास की तरफ जा रही होती है तभी अचानक कीफर सामने आ जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है, पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ उसी की है और बिना बताए कहीं गायब न हुआ करे। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर यूरी ने उसे दोबारा किस किया तो उसके लिए सब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। कीफर के गुस्से से जे बुरी तरह डर जाती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। यूरी और कीफर दोनों का गुस्सा अब उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दो ऐसे लड़कों के बीच फंस जाएगी। उस रात घर पर सियान नोटिस करता है कि जे बहुत परेशान है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जे ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो बस ये पूछती है कि जब कीफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। सियान बताता है कि एक बार गुस्से में कीफर ने यूरी के चेहरे पर लगातार मुक्के मारे थे और यूरी ने पलटकर कुछ नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है। ये सुनकर जे और भी डर जाती है। जे का ध्यान भटकाने के लिए सियान उसे अपना लैपटॉप देता है और कहता है कि वो नहाने जा रहा है, तब तक वो कोई मूवी देख ले। लेकिन लैपटॉप इस्तेमाल करते वक्त जे को एक छुपा हुआ फोल्डर मिल जाता है। अंदर एक वीडियो होता है। जब वो वीडियो चलाती है तो देखती है कि सेक्शन ई के लड़के कीको को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो सियान रिकॉर्ड कर रहा होता है। कीको को बिना वजह नहीं मारा गया था। उसने कभी जे को प्रपोज किया था और जब जे ने उसे मना कर दिया तो कीको ने राम और उसके गैंग को जे और रोली पर हमला करने के लिए उकसाया था ताकि आगे से कोई भी जे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना करे। लेकिन कीको की ऐसी हालत देखकर जे को जरा भी अच्छा नहीं लगता। जब सियान बाथरूम से बाहर आता है और जे को वो वीडियो देखते हुए देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसे समझाना लगभग नामुमकिन होगा। और वही होता है। जे के मुताबिक कीको की गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसे इतनी बेरहमी से पीटना कभी सही नहीं था। सियान उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जे का गुस्सा और बढ़ता जाता है। शांत होने के बजाय वो ये जानने की जिद करती है कि कीको कहाँ है और खुद उससे मिलने चली जाती है। उस समय कीको अस्पताल में बेहद नाजुक हालत में होता है। सेक्शन ई के लड़कों ने उसे बुरी तरह पीटा था
और उसे इस हालत में देखकर जे को बहुत बुरा लगता है। कीको जे को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं कीफर या यूरी उसे ढूंढते हुए वहां ना आ जाए। जे उसे भरोसा दिलाती है कि किसी को नहीं पता कि वो वहां है और वो उसकी हालत के लिए खुद को बहुत ज़्यादा दोषी मानती है। आखिर उसके दोस्त ही थे जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। लेकिन कीको कहता है कि वो इसके लायक था। कीको आखिरकार अपनी गलती मान लेता है। वो स्वीकार करता है कि जब जे ने उसका प्रपोजल ठुकराया था तब उसे गुस्से में आकर उस पर हमला करवाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। वो जे से माफ़ी मांगता है। कीको की हालत देखकर जे का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ़ कर देती है। वैसे भी उसकी ज़िंदगी इस वक्त इससे बदतर हो ही नहीं सकती थी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। फ्रेया ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी अपाहिज बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। डॉक्टरों के मुताबिक कीको को ठीक होने में कम से कम 8 महीने लगेंगे और उसके बाद भी महीनों तक फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो चीज उसे तोड़ चुकी थी वो था फ्रेया का उसे छोड़ देना। कीको बताता है कि उसके पहले बॉयफ्रेंड की मौत के बाद फ्रेया पूरी तरह बदल गई थी। वो बेहद खुदगर्ज हो गई थी। अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद फ्रेया ज्यादातर समय कीफर, यूरी और एरिस के साथ रहने लगी थी। इसलिए वो लोग सबसे बेहतर जानते थे कि वो कितनी बदल चुकी है। ये सब सुनकर जे को सब कुछ बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होता। कीफर उसे लगातार कॉल किए जा रहा होता है। जे जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाती है। जब कीफर उसे इतनी देर से आता देखता है तो उस पर चिल्लाने लगता है। वो पूछता है कि वो कहाँ थी और उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। जे उसे कीको से मिलने की सच्चाई नहीं बताती। सिर्फ सियान को ये बात पता होती है और जे पहले ही उसको चेतावनी दे दी थी कि वो किसी को कुछ न बताए। पूरे दिन जे के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर फ्रेया की दोस्ती कीफर, यूरी और एरिस से कैसे हुई? और अब एड्रिस भी उससे प्यार करने लगा है। लंच के वक्त जे ये बात सियान से पूछने का सोचती है, लेकिन तभी सियान जोर जोर से कीको की बात करने लगता है। पास ही कीफर बैठा होता है। ये सुनकर जे घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं कीफर ये सुनकर समझ ना जाए कि वो कीको से मिलने गई थी। जे तुरंत सियान का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए प्लेग्राउंड की तरफ ले जाती है। वहां उनकी मुलाकात जोश से होती है, जो एक बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। सियान बिल्ली के साथ खेलने लगता है और जोश जे से सीढ़ियों के पास हुई उस घटना के बारे में बात करता है जिसे सबकी नजरों से छुपा लिया गया था। वो बताता है कि उस दिन मेयो और किट एक दूसरे को किस कर रहे थे और जे ने उन्हें देख लिया था। जोश जे से गुजारिश करता है कि वो ये बात कीफर या कॉलेज में किसी को न बताए। वो नहीं चाहता कि उनका गे होना सबके सामने आ जाए। वो उनके दोस्त हैं और वो बस चाहता है कि वो खुश रहें। जे वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसी बीच वो बिल्ली अचानक सियान को काट लेती है। जे उसे लंच रूम ले जाती है और उसके जख्म पर दवा लगाने लगती है। तभी यूरी ये सब देख लेता है। सियान को जे के इतना पास देखकर यूरी को तुरंत जलन होने लगती है। भले ही सियान जे के लिए भाई जैसा हो, फिर भी वो उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी हद में रहे और जे से दूर रहे। जे को समझ नहीं आता कि यूरी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो गया है और ऊपर से कीफर भी हर वक्त उस पर नजर रखे हुए होता है। उसे घुटन महसूस होने लगती है क्योंकि क्लास के किसी भी स्टूडेंट को उसकी यूरी से सगाई के बारे में पता नहीं था, इसलिए यूरी का ये बिहेवियर सबको अजीब लगता है। सवालों से बचने के लिए जे बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। टेरेस पर उसकी मुलाकात किट से होती है, जो मेयो से झगड़ रहा होता है। जब जे पूछती है कि क्या हुआ, तो किट बताता है कि उसके परिवार ने उस पर दबाव डाला है। उसे मेयो और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। इसी दबाव में वो अपनी सेक्सुअलिटी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जे उसे समझाती है कि गे होना बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसे अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। आधे मजाक में किट जे का हाथ पकड़ता है और उसके चेहरे के करीब आकर देखने लगता है कि क्या उसे किसी लड़की के इतना पास होने से अजीब लगता है, क्योंकि मेयो के साथ उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसी पल मेयो वहां आ जाता है और सब कुछ गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि किट उसे छोड़कर जे के पास जा रहा है। जे और किट चाहे जितना समझाने की कोशिश करे, मेयो नहीं मानता। वो जे की इंसल्ट करने लगता है, कहता है कि वो पहले कीफर और यूरी की फीलिंग से खेल रही थी और अब उसके बॉयफ्रेंड को भी छीनना चाहती है। ये सुनते ही किट अपना आपा खो देता है और मेयो को घूंसा मार देता है। जे भी गुस्से में चिल्लाती है कि उसके और किट के बीच कुछ भी गलत नहीं है, वो बस अच्छे दोस्त हैं और किट उसे किस नहीं कर रहा था। तभी एड्रेस भी वहां पहुंच जाता है और पूरा झगड़ा देख लेता है। लेकिन मेयो का गुस्सा कम नहीं होता। वो अब भी जे के कैरेक्टर पर सवाल उठाता रहता है। आखिरकार जे का सब्र टूट जाता है और वो मेयो को जोरदार मुक्का मार देती है। तभी मेयो को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। वो जे से माफी मांगता है और मानता है कि बिना सच्चाई जाने उसे जज नहीं करना चाहिए था। जे दिल में कोई गुस्सा नहीं रखती और उसे माफ कर देती है। एड्रेस को उदास देखकर मेयो पूछता है कि क्या हुआ।
एड्रेस बताता है कि उसने सोशल मीडिया पर फ्रेया को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है और इसी वजह से उसका दिल टूट गया है। लेकिन मेयो के पास उसे दिलासा देने के लिए भी शब्द नहीं होते, क्योंकि उसकी अपनी मोहब्बत किट भी उसे नजरअंदाज कर रहा होता है। हालांकि एक बात पर मेयो और एड्रेस दोनों सहमत होते हैं, जे की लव लाइफ पूरी तरह पागलपन बन चुकी है। यूरी और कीफर दोनों उससे दीवानों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन जे खुद ही उलझन में होती है। मेयो उसे सलाह देता है कि उसे यूरी को चुनना चाहिए। उसके मुताबिक यूरी नरम दिल का है, जबकि लड़कियों के मामले में कीफर बेहद सेल्फिश है। पहले भी एला लगभग यूरी को चुनने वाली थी, यूरी को भी एला पसंद थी, लेकिन कीफर ने उसे उससे छीन लिया था। इसी दौरान जे को जोश की गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में भी पता चलता है। उस नुकसान के बाद से जोश काफी चुप चुप रहने लगा था। ये सारी सच्चाइयां जे को अंदर से हिला देती हैं। तभी उसके सामने यूरी और कीफर दोनों आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर जे को एहसास होता है कि चाहे वो कितनी भी सेल्फ डिफेंस सीख ले, लेकिन इनमें से किसी एक को चुनना तय है और उस फैसले से दूसरा जरूर टूटेगा। जे का दिमाग सवालों से भर जाता है, कीफर या यूरी? उसे सच में किससे प्यार है? वो इतनी उलझ जाती है कि क्लास में टीचर के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाती। उसका शरीर क्लास में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। क्लास खत्म होते ही कीफर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। उसी वक्त यूरी उसका बैग उठाने की पेशकश करता है और उसे घर तक छोड़ने को कहता है। जे इस वक्त फिर से दोनों के बीच फंसना नहीं चाहती। वो फैसला करती है कि कुछ दिनों तक दोनों को इग्नोर करना ही सबसे बेहतर रहेगा। बिना किसी को जवाब दिए वो वहां से चली जाती है। पीछे यूरी और कीफर एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखते रह जाते हैं। शाम को घर पर जे सियान को जमकर डांटती है। उसने उसका कमरा पूरी तरह बिगाड़ दिया था और अपनी पसंद से सजाने लगा था, जैसे वो कमरा उसका ही हो। लेकिन जे की डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो उससे बड़ी ही आराम से यागिरिनो लाने को कह देता है। जे पहले मना कर देती है, इतनी रात को कौन यागिरिनो लेने जाए, लेकिन सियान के बार बार जिद करने पर वो आखिरकार मान जाती है। घर से निकलते वक्त उसे यूरी और कीफर दोनों के मैसेज एक ही समय पर मिलते हैं। दोनों पूछते हैं कि कल का उसका क्या प्लान है। जे सोचती है कि ये दोनों हमेशा एक साथ मैसेज कैसे कर देते हैं। वो दोनों को इग्नोर करती है और बाहर निकल जाती है। यागिरिनो की दुकान पर उसकी मुलाकात डेविड से होती है। डेविड अपने पैसों से उसे यागिरिनो ट्रीट देता है। वहीं कीफर उसे लगातार मैसेज करता रहता है, पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन जे कोई जवाब नहीं देती। ये सब देखकर डेविड समझ लेता है कि शायद जे और कीफर के बीच कुछ चल रहा है। जय तुरंत उसकी गलतफहमी को दूर कर देती है और डेविड से कहती है कि बात वैसी नहीं है जैसी वो समझ रहा है। तभी डेविड की नज़र जय के गले में पहनी चेन पर पड़ती है, जिसमें एक अंगूठी लटकी हुई होती है, यूरी से हुई उसकी सगाई की अंगूठी। लेकिन जय उसे पूरी सच्चाई नहीं बताती। वो झूठ बोलते हुए कह देती है कि ये अंगूठी उसे किसी ने गिफ्ट में दी थी। उसी पल जय को याद आता है कि यही चेन उसे पिछले क्रिसमस पर किसी ने सीक्रेट सैंटा बनकर गिफ्ट की थी। आज तक वो नहीं जान पाई कि वो कौन था। तभी डेविड बताता है कि ये चेन पोसाइडन के बच्चे ने दी थी, एक ऐसा इंसान जिसे वो जानता है। ये सुनते ही जय को पर्सी की याद आ जाती है, वही लड़का जो कई साल पहले कीफर, यूरी और एरीज के साथ हुए एक हादसे में शामिल था। उस हादसे के बाद सभी को लगा था कि पर्सी की मौत हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पर्सी की माँ उसे चुपचाप अमेरिका ले गई थी, जहां उसका इलाज चल रहा था। ये जानकर जय तुरंत डेविड से कहती है कि वो किसी भी तरह उसकी बात पर्सी से करवाए। डेविड जय की एक फोटो लेकर पर्सी को भेज देता है। कुछ देर बाद पर्सी का जवाब आता है। वो लिखता है कि अगर जय ने अपने गले से वो अंगूठी नहीं हटाई तो वो वापस आकर यूरी को मार देगा। ये मैसेज जय को पूरी रात सोने नहीं देता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, पर्सी को यूरी से इतनी नफरत क्यों है, खासकर तब जब पर्सी खुद इतने समय से यूरी के मैसेजेस को इग्नोर करता आया है। जब सीएन उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, तो जय पूरी बात नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि जिसे वो लगातार मैसेज कर रही है, यानी पर्सी, उसने कभी जवाब नहीं दिया, और जिन लोगों से वो दूरी बनाना चाहती है, कीफर और यूरी, वही उसे लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। इतना कहते ही कीफर का फोन आ जाता है। वो पूछता है कि क्या वो ग्रोसरी शॉपिंग जा रही है। जय हाँ कह देती है। दरअसल उनकी क्लास को स्कूल कैंटीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, इसलिए सेक्शन ई के स्टूडेंट्स हर महीने पैसे इकट्ठा करते हैं, सामान खरीदते हैं और स्कूल में ही खाना बनाते हैं। आज सियान को जय के साथ जाना था, लेकिन किसी और काम की वजह से वो मना कर देता है। ऐसे में जय अपने सेक्शन की 2 और लड़कियों के साथ निकल जाती है। घर से बाहर निकलते वक्त जय कुछ संदिग्ध लड़कों को खड़ा देखती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। मॉल में शॉपिंग करते हुए वो सोचती है कि खुद को बिजी रखना अच्छा है, कम से कम उसे यूरी और कीफर के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन मॉल के अंदर हर तरफ उसे कीफर और यूरी की मॉडलिंग तस्वीरें दिखने लगती हैं। वो उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती है। तभी अचानक कीफर खुद उसके सामने आ जाता है।
जय को चॉकलेट खरीदते देख वो मजाक में कहता है कि अब उसे मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, उसे तो कुछ और मीठा चाहिए, उसके मीठे होंठ। जय शर्मा जाती है। कीफर उससे पूछता है कि वो उसके मैसेजेस को क्यों इग्नोर कर रही है। जब जय जवाब नहीं देती तो वो उसका हाथ पकड़कर शॉपिंग कार्ट के पास रोक लेता है। जय उसे हाथ छोड़ने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता। मजबूरी में जय उसके साथ ही शॉपिंग पूरी करती है। शॉपिंग के बाद कीफर उससे बाहर इंतजार करने को कहता है। वो बताता है कि उसे उसके पिता के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसी बीच मॉल के बाहर जय अपने दोस्तों के साथ सियान को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर देख लेती है। उसे चढ़ाने के लिए वे चुपके से उसकी फोटो ले लेते हैं। इसके बाद जय अपने दोस्तों को घर भेज देती है और खुद कीफर के साथ उसके घर चली जाती है। वहां पहुंचकर जय देखती है कि कीफर के पास हफ्ते के हर दिन के लिए अलग अलग कारें हैं। मजाक में वो कहती है कि उसे एक कार दे दे। कीफर जवाब देता है कि सिर्फ कार ही क्यों, शादी के बाद ये पूरा घर और जो कुछ भी उसका है सब उसका होगा, क्योंकि जय सिर्फ उसी की है, भले ही अभी वो किसी और के साथ क्यों ना हो। ये सुनते ही जय गुस्से में कहती है कि वो कोई चीज नहीं है जिस पर वो मालिकाना हक जताए। कीफर उसके बहुत करीब आकर कहता है, ठीक है तो अब से मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन जय उसे अनदेखा कर घर के अंदर चली जाती है। अंदर सेक्शन ई के एड्रेस और कुछ दूसरे लड़के बैठे होते हैं। जय और कीफर को साथ देखकर वे उन्हें छेड़ने लगते हैं। फिर वे लैपटॉप खोलकर जय को उसके पिता की तस्वीर दिखाते हैं। उन्होंने पता लगाया है कि उसका पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और फिलहाल न्यूयॉर्क में है। उन्होंने जय के पिता की पर्सी के साथ कुछ तस्वीरें भी खोजी हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि दोनों साथ क्यों हैं। इतनी जानकारी भी जय के लिए बहुत मायने रखती है। वो सभी को, खासकर कीफर को धन्यवाद देती है। कीफर वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो वो उसे उसके पिता से जरूर मिलवाएगा। घर लौटकर जय अपने पिता के बारे में सोचकर भावुक हो जाती है। यादें और अनजाने सवाल उसकी आंखों में आंसू भर देते हैं। तभी सियान कमरे में आता है। जय पहली बार उसे अपने पिता के बारे में सब कुछ बता देती है। सियान चुपचाप उसकी बात सुनता है, उसे दिलासा देता है, कुछ जोक्स मारता है और माहौल हल्का कर देता है। इसके बाद सियान उसे कुछ अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखाता है। उसकी माँ और बहन चाहती हैं कि वो अब अकेले रहे, क्योंकि वो और उसका भाई एक ही छत के नीचे रहते हुए हमेशा लड़ते रहते हैं। कुछ ही दिनों में सियान नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला है। ये सुनकर जय सच में खुश होती है, लेकिन उसे चढ़ाने के लिए कहती है कि अब उसका कमरा कम से कम गंदा रहेगा। और हमेशा की तरह दोनों फिर से नोकझोंक करने लगते हैं। बाद में जय डेविड को मैसेज कर पर्सी तक एक बात पहुंचाने को कहती है। वो लिखती है कि अगर पर्सी ये साफ साफ नहीं बता सकता कि वो कैसा इंसान है और उसके इरादे क्या हैं, तो उसके लिए उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। डेविड ये मैसेज पर्सी को भेज देता है और उससे बात भी करता है। पर्सी इस बात से नाराज नहीं होता, लेकिन डेविड परेशान रहता है। अगर कीफर को पता चल गया कि वो अब भी पर्सी के कांटेक्ट में है, तो कीफर और यूरी दोनों उसे जय के पास आने भी नहीं देंगे। दरअसल पर्सी की गर्लफ्रेंड चियोन सॉ न्यूयॉर्क में इलाज करवा रही है और उसी वजह से डेविड इस सौदे के लिए राजी हुआ था। पर्सी ने वादा किया था कि जैसे ही चियोन ठीक होगी वो वापस आ जाएगी। तब तक डेविड को यह देखना था कि कीफर और यूरी जय से दूर रहें और जय पर नजर बनी रहे। पर्सी ने डेविड को यह भी साफ चेतावनी दी थी कि वो खुद जय से प्यार ना करे। लेकिन जैसे ही जय का नाम आता है, डेविड के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। साफ दिखता है कि वो उससे जुड़ चुका है। उधर पर्सी की माँ उसके लिए लंच लेकर आती है। पर्सी उससे कहता है कि वो थाईलैंड लौटना चाहता है, लेकिन हादसे की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए उसकी मां मना कर देती है। उसे पहले इलाज पूरा करना होगा। तभी पर्सी के पिता कमरे में आते हैं और वही जय के पिता होते हैं। यानी जय और पर्सी एक ही पिता की संतान है। यही वजह थी कि जय ने उन तस्वीरों में अपने पिता और पर्सी को साथ देखा था। दूसरी तरफ अगली सुबह जय को यूरी का फोन आता है। वो उसे तैयार होने को कहता है, क्योंकि उसे उसके साथ चर्च जाना है। थोड़ी देर बाद यूरी उसे लेने आ जाता है। क्योंकि जय उससे सगाई कर चुकी है, इसलिए उसका परिवार उसे रोकता नहीं है। उसी सुबह कीफर ने भी जय को मैसेज किया था, लेकिन जय उसे अनदेखा कर देती है। चर्च में यूरी के पास खड़ी जय अपने मन में सोचती है कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि एक दिन वो यहीं इसी जगह यूरी से शादी करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के परिवार उन्हें शादी के बंधन में बंधा हुआ देखना चाहते हैं। जब हर कोई इस रिश्ते को इतनी शिद्दत से चाहता है, तो वो आखिर कैसे मना कर सकती है। वहां मौजूद कुछ लड़कियां जय को यूरी जैसे हैंडसम लड़के के साथ देखकर खुश नहीं होती। वे आपस में फुसफुसाने लगती हैं कि जय उसके लायक नहीं है, कि वो बदसूरत है। जय ये सब महसूस करती है और अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर यूरी उसे धीरे से दिलासा देता है और कहता है कि उसके लिए जय इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। लेकिन जय के मन में एक और ही बात चल रही होती है। उसे लगता है कि अब भी उसकी तुलना एला की खूबसूरती से की जा रही है। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर कीफर और यूरी दोनों उसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चर्च के बाद यूरी जय को अपने घर ले जाता है और उसे कपकेक ऑफर करता है। पहले भी वो उसके लिए कपकेक लाया करता था और जय को वे हमेशा बहुत पसंद रहे हैं। इसके बाद वे दोनों साथ बैठकर यूरी का फोटो एल्बम देखने लगते हैं।
पुराने दिनों की तस्वीरें देखकर वे हंसते हैं, मजाक करते हैं और यादों में खो जाते हैं। इसी दौरान उन्हें यूरी, कीफर, पर्सी और एरिस की आखिरी ग्रुप फोटो मिलती है। यूरी बताता है कि ये तस्वीर हादसे से ठीक पहले ली गई थी। उस एक पल के बाद उनकी जिंदगी और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बदल गई। ये सुनकर जय के पास कहने को कुछ नहीं होता। माहौल भारी होता देख यूरी उसे किचन में ले जाता है। वहां दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं, हंसते हुए, पुरानी बातें याद करते हुए। जय अपने मन में सोचती है कि जब वो और यूरी सिर्फ दोस्त थे तब सब कुछ कितना आसान और सुकून भरा था। लेकिन जैसे ही प्यार और उलझनें इस रिश्ते में आईं, उनके बीच एक अजीब सी दूरी बन गई। उसे वे दिन बहुत याद आते हैं जब उनका रिश्ता सरल और बेफिक्र हुआ करता था। अचानक यूरी जैसे कहता है कि उसे थोड़ी बहुत जापानी भाषा सीखनी चाहिए। शादी के बाद जब वो जापान जाएगी तो कम से कम बेसिक तो आना ही चाहिए। शादी का जिक्र आते ही जय असहज हो जाती है, लेकिन वो ये बात छिपा लेती है और उसके साथ जापानी सीखने लगती है। इसी दौरान यूरी उसे जापानी में आई लव यू कहना सिखाता है, लेकिन जे चाहकर भी वो शब्द उसे वापस नहीं कह पाती। वो खुद नहीं समझ पाती कि यूरी के सामने ये शब्द उसके मुंह से क्यों नहीं निकलते। यूरी जे को किस करता है और जापानी में आई लव यू कहता है। जे उस पल में इतनी खो जाती है कि गलती से उसकी उंगली कट जाती है। खून देखते ही उसे पैनिक अटैक आने लगता है। घबराहट में वो बार बार कीफर का नाम पुकारने लगती है। यूरी उसे थाम लेता है और कहता है कि वो यहीं है। फिर पूछता है कि वो कीफर के बारे में क्यों सोच रही है, लेकिन जे की घबराहट कम नहीं होती। काफी कोशिश के बाद यूरी उसे शांत करता है। जब जे थोड़ा बेहतर महसूस करती है तो वो उसे बताती है कि बचपन से ही खून देखकर उसे पैनिक अटैक आते हैं। कई बार उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। वो नहीं जानती कि ऐसा क्यों होता है। वो यूरी से कहती है कि अगर ये परेशानी उसके लिए समस्या है तो वो सगाई तोड़ सकता है। ये सुनकर यूरी कहता है कि वो उसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। उसकी किसी भी समस्या की वजह से वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद यूरी उसे फिर से किस करता है। जे कुछ नहीं कहती, वो बस यही सोचती रहती है कि उसकी जिंदगी और उसके रिश्ते कितने उलझ चुके हैं। बाद में यूरी जय को घर छोड़ देता है और कहता है कि वो अगले दिन उसे स्कूल लेने आएगा। जय मना कर देती है क्योंकि उस समय सियान उसके साथ रह रहा है। अगर यूरी उसे लेने आया तो सियान को उसकी सगाई के बारे में पता चल जाएगा। यूरी ये बात समझ जाता है और सहमत हो जाता है। जैसे ही यूरी वहां से जाता है, कीफर आ जाता है। वो जबरदस्ती जय को अपनी कार में बैठाता है और उसे कहीं और ले जाता है। वहां वो उससे पूछता है कि उसने आज यूरी के साथ क्या किया। पहले जय के इसके बारे में नहीं बताती, लेकिन कीफर गुस्से और दर्द में रोते हुए वही सवाल बार बार दोहराता रहता है। आखिरकार जय टूट जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि यूरी ने उसे किस किया, कि उसने यूरी को चुना है और कि वो उससे सगाई कर चुकी है। ये सुनकर कीफर रोते हुए कहता है कि जय उसकी है, उसने ये बात पहले ही कह दी थी। फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो न्यू ईयर पर उसने उसे किस क्यों करने दिया? अब जय भी रोने लगती है। वो क्या करे, कौन सा फैसला ले? वो यूरी से सगाई कर चुकी है, दोनों परिवार खुश हैं, लेकिन वो यूरी से प्यार नहीं करती और सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो सबको दुख भी नहीं दे सकती। उसे लगता है कि वो वही कर रही है जिससे सब खुश रहें, खासकर यूरी। तभी कीफर उससे पूछता है कि क्या वो खुशी का हकदार नहीं है? क्या हर बार सैक्रिफाइस देने वाला वही होगा? वो बिना माँ के बड़ा हुआ, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, उसने अपने भाई बहनों को अकेले पाला। हादसे के बाद सबने यूरी को भावनात्मक रूप से कमजोर समझा और उसका ख्याल रखा, लेकिन क्योंकि कीफर को मजबूत माना गया, किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। क्या उसे प्यार और अपनापन नहीं चाहिए? प्यार के मामले में वो हमेशा से ही कमजोर रहा है और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो जय को कभी नहीं छोड़ेगा। इस बार वो खुद के लिए जिएगा। ये सब सुनकर जय का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी कीफर के बारे में ठीक से सोचा ही नहीं, जबकि वो हमेशा सबके लिए खड़ा रहा। भावनाओं से भरकर जय कीफर को जोर से गले लगा लेती है और अब उसे साफ पता चल जाता है कि वो किसे चुनेगी। जय कीफर की ओर देखकर कहती है, आई लव यू। जय के मुंह से ये शब्द सुनते ही कीफर बेहद खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में सीएन नींद में लड़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे सपने में किसी से बहस कर रहा हो। उसके पास ही जय जागी हुई होती है, कीफर के बारे में सोचते हुए हल्के से मुस्कुरा रही होती है। उसका रिश्ता अब शुरू हो चुका है और यही ख्याल उसे सच्ची खुशी देता है। उसी रात जय के पास कीफर का फोन आता है। दोनों में से कोई भी उस रात सो नहीं पाया होता। कीफर उससे कहता है कि वो उसके परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता है। वो हंसते हुए ये भी कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ये तक कह सकता है कि जय प्रेग्नेंट है, ताकि सबको उनकी शादी तुरंत करवानी पड़े। ये सुनकर जय साफ मना कर देती है। वो चाहती है कि सब कुछ धीरे धीरे हो, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए। फोन के उस पार कीफर मुस्कुराता है और कहता है, आई लव यू टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड।
जय जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सीएन अचानक जाग जाता है। वो तुरंत पूछता है कि वो किससे आई लव यू कह रही थी और क्या कीफर को इसके बारे में पता है। जय सच में कीफर से ही बात कर रही होती है, लेकिन वो सीएन को ये नहीं बताती। देखते ही देखते दोनों के बीच मजाकिया नोकझोंक शुरू हो जाती है। उनकी आवाजें पास वाले कमरे में सो रहे एरीज को जगा देती हैं। झुंझलाकर वो दोनों को डांटता है और कहता है कि अब चुपचाप सो जाओ। आखिरकार सब शांत हो जाते हैं। अगली सुबह सीएन और जय स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन दोनों अब भी आपस में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि पूरी रात उन्हें ठीक से नींद नहीं मिली होती। स्कूल पहुंचकर जय को एहसास होता है कि कीफर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद यूरी सबके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन जय की नजर बार बार दूर तक चली जाती है, जैसे वो अनजाने में कीफर का इंतजार कर रही हो। यूरी ये तुरंत समझ जाता है। वो जय से कहता है कि कीफर आज नहीं आएगा। उसके पिता के साथ उसकी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो उन्हें सुलझाने में व्यस्त है। यूरी को दुख ना पहुंचे इसलिए जय झूठ बोल देती है कि वो कीफर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। इसी बीच सीएन लगभग ये कहने ही वाला होता है कि पिछली रात जय किसी से आई लव यू कह रही थी, लेकिन जय समय रहते उसे डांटकर चुप करा देती है। किस्मत से उसी पल टेन बाहर वही काली बिल्ली देख लेता है और अचानक कमरे से बाहर भाग जाता है। उसकी वजह से बात अधूरी रह जाती है। जय नहीं चाहती थी कि ये सब यूरी के सामने आए। वो पहले ही कीफर के साथ अपने रिश्ते को उससे छुपाने की वजह से भारी महसूस कर रही थी। उसी के कारण वो यूरी की आंखों में ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। ऊपर से कीफर पूरे दिन गायब रहता है, न स्कूल आता है, न कॉल करता है और न ही उसके फोन उठाता है। रात होते होते जय के मन में बेकार की बातें घूमने लगती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं कीफर ने उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया कि बाद में उसे छोड़ दे। तभी अचानक उसका फोन बजता है। कीफर का कॉल होता है। वो कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आई। फिर जलन में पूछता है कि क्या उसकी गैर मौजूदगी में वो यूरी के और करीब आ गई थी। जय उसके सवाल को नजरअंदाज कर देती है और उल्टा पूछती है कि वो पूरा दिन कहाँ था। कीफर पूरी बात नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि हालात थोड़े मुश्किल हैं और कुछ जरूरी कामों में फंसा हुआ है। जय जितना पूछती है वो उतना ही टालता रहता है और प्यार भरी बातें करके उसका मन बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि कीफर अपने पिता की वजह से अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। 3 दिन पहले उसी रात जब वो जय के साथ था, उसका पिता अचानक घर लौट आया था। उसने घर में तोड़फोड़ की, नौकरों को धमकाया और यहाँ तक कि कीफर के छोटे भाइयों काइगन और किरण को भी डराया। उसने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर कायरन की कस्टडी ले लेगा और उनकी मां से जुड़ी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाएगा। ये सब सुनकर कीफर के भाई बुरी तरह डर जाते हैं। वे किसी भी हालत में अपने हिंसक पिता के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। कीफर खुद भी डरा हुआ था, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसका 18वां जन्मदिन बस कुछ ही दिनों दूर है। जैसे ही वो 18 का होगा, वो कानूनी रूप से बालिग बन जाएगा। तब वो कोर्ट में कस्टडी के लिए केस करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनका पिता उन्हें कभी अलग न कर सके। उनकी मां की सारी संपत्ति सिर्फ उन्हीं की रहेगी। अपने भाइयों को शांत करने के बाद कीफर ने अपने वकील राइटर को फोन किया और उसे निर्देश दिया कि वो भाइयों की कस्टडी और उनकी मां की प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कागजात तैयार करे। अगले दिन जब जय, सीएन और एरिस स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तभी एक काली वैन अचानक उनके सामने आकर रुक जाती है। कई लोग बाहर निकलते हैं और उन्हें जबरदस्ती वैन में बैठने को कहते हैं। वैन के अंदर एरिस की गर्लफ्रेंड एला पहले से बैठी होती है, जो डरी हुई दिखाई देती है। वे लोग कहते हैं कि वे वॉटसन परिवार से हैं और सबको उनके साथ चलना होगा। वॉटसन नाम सुनते ही सबको लगता है कि शायद कीफर ने ही उन्हें बुलवाया है, इसलिए वे मान जाते हैं। वैन उन्हें एक बड़े से मैंशन में ले जाती है, जहां वे देखते हैं कि सेक्शन ई के बाकी सभी स्टूडेंट्स पहले से मौजूद हैं। कुछ ही पलों बाद कीफर के पिता मिस्टर काइजर सामने आते हैं और सबका स्वागत करते हैं। जब एरिस पूछता है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, तो मिस्टर काइजर शांति से कहते हैं कि वो अपने बेटे कीफर के दोस्तों के साथ लंच करना चाहते हैं और कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक उसी वक्त कीफर और यूरी अपनी अपनी गाड़ियों में वहां पहुंचते हैं। दोनों को एक साथ आते देख जय का दिल जोर से धड़क उठता है। वो सोचती है कि जब से उसकी यूरी से सगाई हुई है और कीफर के साथ रिश्ता शुरू हुआ है, दोनों बार बार एक साथ उसके सामने आ जाते हैं। उसकी भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी होती हैं। कीफर के इशारे पर सब दोस्त मैंशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कीफर चुपचाप जय को अलग ले जाता है और एक दूसरे कमरे में ले आता है। वहां पहले से यूरी, काइगन और किरण मौजूद होते हैं। कीफर और यूरी जय को पूरी स्थिति समझाते हैं।